जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके एग्जाम नॉलेज में। मैं आ गया हूँ आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो कि वन रक्षक एवं वन्य जीव की पोस्ट यानी कि 709 वैकेंसी रिलीज हो चुकी हैं। जो भी कैंडिडेट वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक में जाने के लिए इच्छुक हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। देखते हैं फुल नोटिफिकेशन क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या मापदंड हैं। चलिए, जैसा कि आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा ये प्रकाशित की गई है। इसमें 2 वैकेंसियाँ वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक, और इसके विज्ञापन के प्रकाशन तिथि यानी कि कब प्रकाशित हुआ था, ये 12/9/2023 को प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 20/9/2023 से 10/10/2023 तक रहने वाले हैं। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि यानी कि आप अपना करेक्शन कर सकते हैं 17/10/2023 तक। चलिए आगे, जैसा कि विशेष कथन में उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10/10/2023। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। यानी कि जब तक आपका पेमेंट बैंक द्वारा नहीं काट लिया जाता, जब तक वह प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता। अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 10/10/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम यानी कि देरी दिनांक 17/10/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा। अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। आपको बता दूं, वैकेंसी आपकी टोटल वैकेंसी 709 है। जैसे कि कुल रिक्त पद 693 + 16 यानी कि 693 वन रक्षक और 16 वन जीव रक्षक के पोस्ट सम्मिलित हैं। टोटल 709 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। और आपको जैसा बता दूं, इसकी जो परीक्षा जो PET 2022 में हुआ था उसके बेस पे आपको सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके हिसाब से सॉल्यूशन किया जाएगा। PET 2022 स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिसने PET क्वालिफाई कर रखा है 2022 में, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताऊं आपको, आप ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आप अपना ऑनलाइन आवेदन upSSC.government.in पर जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, यानी कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश निवासी होने से संबंधित विवरण व श्रेणी संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। और आपको बता दो, फीस का भुगतान यानी कि फीस का भुगतान आपको समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। और आगे आपको बता दूं मैं, इसमें फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से रहने वाला है। अनारक्षित के लिए 25 रुपये यानी कि जनरल के लिए 25 रुपये, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए भी 25 रुपये,
और अनुसूचित जाति के लिए भी 25 रुपये, यानी कि ऑल कैटेगरी के लिए सबके लिए 25 रुपये रखा गया है। आपको पोस्टों के बारे में बात करें हम, कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। जैसा कि आप जानते हैं टोटल वैकेंसी 709 निकली हुई हैं। तो इसमें वन एवं वन्य विभाग पद का नाम है वन रक्षक, और आपके 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900, मैट्रिक्स लेवल 2 है इसका। अनारक्षित यानी कि जनरल में 333 वैकेंसी हैं, और एससी में 189, और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी में 0.5 यानी कि 5 हैं, और ओबीसी में 97, और ईडब्ल्यूएस में 69 यानी कि 69। टोटल पद हैं 693 जो स्थायी या अस्थायी। और बात करूं मैं वन एवं वन्यजीव विभाग यानी कि इसमें दूसरी पोस्ट वन जीव रक्षक की है। इसमें भी वेतनमान के बारे में बात करूं तो वेतन 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे 1900 रहेगा, और केवल सापेक्ष पे मैट्रिक्स लेवल 2 है इसका, यानी कि सेम ही है। और जनरल की इसमें वैकेंसी 8 हैं, और एससी की 3 है, और एसटी की 1 भी नहीं है, और ओबीसी की इसमें 4 वैकेंसी दी गई हैं, और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। टोटल 16 वैकेंसी इसमें दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 341, एससी के लिए 192, एसटी के लिए 0.5, और ओबीसी के लिए 101, और ईडब्ल्यूएस के लिए 70। टोटल 709 वैकेंसी हैं। और सारणी 2 में बात करें तो इसमें जो भी एक्स सर्विसमैन है और महिलाओं के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर दे रखी हैं। 138 हैं वन रक्षक के लिए, और 3 वैकेंसी हैं वन जीव रक्षक के लिए, यानी टोटल 141 महिला कैंडिडेट के लिए भी हैं। आगे बात करें अर्हताएँ, यानी कि अनिवार्य अर्हताएँ, यानी शैक्षिक योग्यता क्या मांगी है। उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ यानी कि वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि सीधा मतलब है आपने इंटर क्वालिफाई कर रखी हो यूपी बोर्ड से। अधिमानी अर्हता उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ यानी कि वन रक्षक और वन जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसे यानी कि छूट दी जाएगी। जैसा कि बता दूं आपको मैं, एक प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, यानी कि जो प्रादेशिक सेना होती है उसमें 2 साल तक आपने सेवा की हो। नंबर 2, राष्ट्र कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी कि एनसीसी में बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 3, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नंबर 4, किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, यानी कि ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको कुछ नंबरों से छूट भी दी जाएगी। बात करें आयु की, तो आयु इसमें 18 से 40 वर्ष होने वाली है, 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और बात करें चयन के आधार में आपको बता दूं, लिखित परीक्षा अभ्यर्थी से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किए
किया जाएगा। बात करूँ शारीरिक मानक परीक्षा, पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक यानी कि हाइट की बात करें हम, ऊंचाई, सामान्य और ओबीसी पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति यानी कि जनरल, एससी और ओबीसी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और बात करें हम एसटी के लिए तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि 3 कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 168 होनी चाहिए और ओनली एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें सीना का फुलाव, आपका सीना 84 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है टिप्पणी में, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, यानी कि जो 84 आपको दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर फुला के है। और महिलाओं की बात करें हम तो महिलाओं की ऊंचाई होनी चाहिए जनरल और ओबीसी और एससी वालों के लिए 152 और अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 यानी कि एसटी वाली महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं में वजन की बात करें हम 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बात करूं मैं आपको कितना रनिंग और वेट, पुरुष अभ्यर्थी से 10 किलोग्राम वजन लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की और महिलाओं अभ्यर्थियों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि पुरुषों को 10 किलो का बोरा लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करनी है और महिलाओं को वजन नहीं ले जाना है, ओनली 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करनी है। बात करूं मैं आगे चिकित्सा परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी से जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किया गया, यानी कि फिजिकल में अगर क्वालिफाइड हो गया तो वो चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। आगे मैं बात करूं लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, यानी कि लिखित परीक्षा में हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा पृथक से सूचित किया जाएगा, यानी कि आपको एडमिट कार्ड द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों की सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थी अंतिम कठोर अंक यानी परसेंटाइल स्कोर यानी दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, जिसमें मुख्य परीक्षा जिन लोगों की होगी। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवसों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थी को तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।